हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान का आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम अपने पढ़े तो हम सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फसल क्या होती है। सबसे पहले क्या जरूरी है कि फसल क्या है। देखिए बच्चों, फसल क्या होती है। फसल होती है जब हम किसी एक ही प्रकार के पौधों को एक विशाल क्षेत्र में जब हम बोते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। क्या बोला मैंने? जब हम एक ही प्रकार के पौधों को किसी एक विशाल क्षेत्र में बोते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर, अगर मैंने यहां पर विशाल क्षेत्र होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जैसे मान लो कि अगर आपने अपने घर पे किसी छोटे से क्षेत्र के अंदर आपने क्या काम किया कि कहीं बाजरे के आपने 5-7 पौधे लगा दिए, तो आप उसे फसल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशाल एरिया नहीं है, विशाल क्षेत्र नहीं है। इसीलिए फसल वही होगी जब एक ही प्रकार के पौधे हों और वो एक बड़े क्षेत्र में बोए जाते तो उसे हम फसल कहेंगे। तो आपको इसमें पहला लिखा हुआ पॉइंट जो है कि फसल क्या है, यह आपको समझ आया होगा। अगली चीज, फसल कितने प्रकार की होती है। तो हमारे देश में बच्चों फसल जो है वो ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। और वैसे भी आप सब लोग ज्यादातर ग्रामीण अंचल से बिलोंग रखते हैं तो आपको पता भी होगा कि अगर लगभग साल के अंदर जो है वो 2 फसलें बोई जाती हैं ऋतुओं के आधार पर। एक फसल जो होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और दूसरी फसल जो होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। और जो फसल शीत ऋतु में बोई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु जून से शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल जो जून से सितंबर तक होगी उसे हम कहेंगे खरीफ की फसल। और जो फसल शीत ऋतु में बोई जाएगी, जो अक्टूबर में बोएंगे और मार्च में काटेंगे, इसे हम कहेंगे रबी की फसल। खरीफ की फसलों के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी की फसलों के क्या क्या उदाहरण हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। समझ आ गया होगा आपको कि फसल क्या है और फसलों के कितने प्रकार होते हैं। तो फसल के प्रकार होते हैं 2, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल वो है जो वर्षा ऋतु में बोई जाएगी और रबी की फसल वो है जो शीत ऋतु में बोई जाएगी। समझ आ गया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फसल पद्धतियां। अब क्या है कि ये अपना जो पहला चैप्टर जो है इसमें हमें इन्हीं सब चीजों के ऊपर पढ़ना है। हमें क्या देखना है कि फसल का उत्पादन से लेकर के उसका प्रबंधन तक। उत्पादन का मतलब है कि फसल को कैसे उगाया जाएगा, क्या उसकी उचित विधियां रहेंगी, और उसके बाद जब फसल को अपने जब उगा लेंगे, जब हमने फसल जो अपने कर लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद में फसल का जो भंडारण होगा वहां तक हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो कृषि पद्धतियों के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार की जाती है फसल से पहले, बुआई कैसे होती है, खाद एवं उर्वरक कैसे कैसे दिए जाते हैं, सिंचाई क्या होती है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो इसी चैप्टर में इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहां से, मिट्टी तैयार करना। देखिए, मिट्टी तैयार करना क्या होता है कि जब हम एक फसल बोते हैं और दूसरी फसल जब हम बोने वाले होते हैं तो उस समय क्या होता है कि पहली फसल के समय जब हम फसल के अंदर जब पानी देते हैं तो जो मिट्टी जो होती है वो एक जगह क्या हो जाती है, पक्की होना शुरू हो जाती है एक तरह से। आपको पता भी होगा, जैसे हम लगातार अगर मिट्टी के अंदर लगातार पानी देते रहेंगे तो वो जो जगह जो होगी, मिट्टी जो होगी, वो पूरी तरह से वहां पक जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि दूसरी फसल बोने से पहले हम पहली जो फसल की जो मिट्टी जो है उसको हम पलटते हैं थोड़ा, उसको हम बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। उसको पलटना या उस मिट्टी को नरम करना कहलाता है मिट्टी तैयार करना। और ये जो विधि जो होती है इसे हम कहते हैं जुताई करना। क्या बोलते हैं इसको हम? जुताई करना। तो जुताई क्या होती है? मिट्टी को उल्टने पलटने व नरम करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। समझ आ गया आपको? आगे मिट्टी तैयार करने के लिए हम कौन कौन से औजार काम में लेते हैं? तो इसके लिए हम लेते हैं हल, कुदाली और कल्टीवेटर। क्या क्या है? हल, कुदाली और कल्टीवेटर।
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है हल। हल के अंदर ये जो आगे का जो सिरा जो होता है, इसे हम बोलते हैं फाल। क्या बोलते हैं इसे हम? फाल। आपने सुना भी होगा वैसे देसी भाषा के अंदर कि भी फाल लगा दियो, फाल लगा दियो। तो ये जो फाल जो होता है वो हल का जो आगे वाला सिरा जो होता है, इसी को हम फाल कहते हैं। दूसरा एक औजार और होता है जिसका नाम होता है कुदाली। दूसरे औजार का क्या नाम होता है? कुदाली। कुदाली और हल में क्या फर्क है? इसमें सबसे बड़ा फर्क है, इसमें जिस तरह से आगे फाल लगा हुआ था, इसमें आगे एक प्लेट लगी रहती है, मुड़ी हुई प्लेट। ये मुड़ी हुई प्लेट जो होती है वो लगातार मिट्टी को पलटने का काम करती है। नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है, और इस प्रकार से मिट्टी जो है उल्टना पलटना और नरम होने की प्रक्रिया हो जाती है इससे। चलिए एक आपका पॉइंट और बचा, हल हुआ, कुदाली हो गया, जो आपको यहां समझ में आ गया। एक वर्ड और लिखा हुआ है कल्टीवेटर। आजकल क्या है कि किसान धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, ये जो पद्धतियां जो थी हल और कुदाली, ये है कि जब हमारे पास जमीन कम रहती है तो इस प्रकार के उपकरण काम में ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या है कि समय बचाने के लिए या कहीं कर खेत अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उपयोग में लाया जाता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में कुछ नहीं होता, नॉर्मल बात होती है कि जो हल होता है, हल में जैसे एक सिरा देख रहे हैं आप, तो कल्टीवेटर में इस प्रकार के बहुत सारे सीरीज के अंदर, एक श्रृंखला के अंदर बहुत सारे फाल जो होंगे वो एक साथ लग जाएंगे और एक ट्रैक्टर के पीछे उन्हें जोड़ लिया जाता है, जिससे एक साथ बहुत ज्यादा क्षेत्र के अंदर हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कल्टीवेटर की सहायता से। तो कल्टीवेटर कुछ नहीं है, हल का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। समझ में आ गया होगा आपको? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने की जो विधि जो है उसे हम बोलते हैं जुताई, और इसके लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं वो है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआई करना। बुआई है मतलब मिट्टी तैयार कर चुके हैं और अब हम देखेंगे कि मिट्टी के अंदर बीजों को किस प्रकार से बोया जाएगा। तो बीजों को बोने से पहले अब हम पहले यह देखेंगे कि जो बीज लेकर के आए हैं उनमें सारे बीज अच्छे हैं या कुछ बीज बुरे भी हैं। तो अच्छे और बुरे बीजों के बीच में फर्क करना पड़ेगा, और हम अच्छे बीज बोएंगे तभी हम अच्छी फसल काटेंगे। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, पहले हम बीजों का चयन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? बीजों का चयन करेंगे। देखिए, बीजों का चयन करने का सबसे सही तरीका जो होता है और सबसे कामगर तरीका भी जो है, जो आसानी से किया जा सकता है, वो क्या होता है? वो होता है कि हम क्या काम करें, बीजों को ला करके यदि किसी पानी के अंदर पहले भिगोते हैं तो उससे जो हल्के बीज जो होंगे वो पानी में ऊपर आ जाएंगे और भारी बीज जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। और मेन जो होते हैं वो भारी बीज हमारे लिए वही काम के रहते हैं, उनको सुखा करके उन्हें हम खेत में बोते हैं। इसके लिए आप घर पर भी एक काम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप गेहूं के कुछ दाने लीजिए, इन दानों को आप गिलास के अंदर, एक पानी के गिलास के अंदर आप उन्हें डालिए। आप देखेंगे कुछ गेहूं के दाने जो खोखले होते हैं वो तैर करके ऊपर आ जाएंगे और जो भारी दाने जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से सेम जो विधि जो है वो हम बीजों के चयन में भी काम में लेते हैं। बीज जब हमने पहले चयन कर लिया बीजों का, उसके बाद हम चलते हैं कि हम हमारी बुआई के औजार क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके औजार रहते हैं, एक तो परंपरागत औजार जो पहले काम में आते थे, और एक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का जो चित्र जो आप देख पा रहे हैं, सीड ड्रिल में क्या होता है उसी प्रकार से है कि जैसे हम लोगों ने हल देखा था पहले, बस इसमें क्या होता है कि ये ऊपर से एक पाइप लगी रहती है जिसमें से बीजों को डाला जाता है, जो क्या काम करते हैं, एक श्रृंखला में जिरोए हुए जैसे भी हैं, इसमें बीज जो है भूमि के अंदर जाते रहते हैं। तो ये काम में आता है हमारा सीड ड्रिल। तो बुआई के औजार कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कुछ परंपरागत औजार हुआ करते थे और एक सीड ड्रिल। एक क्या है कि बीजों के बीच में हमेशा एक उचित दूरी का होना आवश्यक है। बीजों के बीच में उचित दूरी का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखिए, यदि क्या होगा कि बीज जब यदि पास पास होंगे तो उनके जो पौधे निकलेंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हमें पता है कि जो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाते हैं। यदि पौधे जो होंगे वो यदि पास पास होंगे तो उन्हें क्या होगा कि जो उनकी जड़ें जो हैं या उनकी जो नीचे की जो पत्तियां जो हैं वहां पर पूर्ण रूप से प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा। यदि उनके बीच में दूरी रहेगी, कुछ बीच में उनके बीच में जगह रहेगी, तो उससे क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश सभी पत्तियों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाएगा और जो हमारे पौधे जो हैं वो बढ़िया हो पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा बीजों के बीच में उचित दूरी का होना आवश्यक है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात?
चलिए आगे अगले चरण की तरफ चलते हैं। खाद एवं उर्वरक देना। देखिए तो खाद और उर्वरक, आप सबने ये सुने भी होंगे कि जो हमारी जो फसल जो होती है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें खाद और उर्वरक देने पड़ते हैं। और लगभग क्या होता है कि लगभग सारे बच्चे ये समझते हैं कि खाद और उर्वरक एक ही चीज है। नहीं है ये एक चीज। खाद और उर्वरक में कुछ फर्क पाया जाता है। खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। क्या बोला मैंने? खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। क्या मतलब है सर इनका? कार्बनिक या जैविक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित हो, जिनके अंदर कार्बन उपस्थित हो। जैसे आपने सुना होगा CH4 मेथेन। तो मेथेन के अंदर क्या होता है? CH4 मेथेन। मेथेन के अंदर कार्बन उपस्थित है, तो ये क्या हो सकता है? ये खाद हो सकती है। और खाद जो होती है वो हमेशा घरेलू नुस्खों से तैयार की जाती है। अधिकतर खाद जो होती है वो घरेलू नुस्खों से तैयार की जाती है। जैसे हम घरों में गोबर और जो भी फूलों फलों की जो पत्तियां जो होती हैं उनका उपयोग करके हम खाद तैयार करते हैं। खाद कैसे तैयार करते हैं? खाद हम तैयार करते हैं जंतुओं का गोबर वगैरह जो होगा उससे, और फल और फूलों की जो पत्तियां जो होती हैं उससे हम खाद तैयार करते हैं। इसके और उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि जो केंचुओं द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, जो हम कक्षा 6 के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो केंचुओं द्वारा खाद कैसे तैयार की जाती है। तो केंचुओं द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और यह भी एक प्रकार की खाद होती है। दूसरा उर्वरक। उर्वरक मैंने जैसे पहले बताया एक रासायनिक पदार्थ है। ये रासायनिक पदार्थ है और इसे हम अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। अकार्बनिक वो होंगे जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके। एनपीके का मतलब है, एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब जो है वो है पोटेशियम, फास्फोरस, और के का मतलब है पोटेशियम। तो उर्वरक के उदाहरण हो गए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास आदि। ये सब हैं उर्वरक के उदाहरण। आगे, खाद के प्रयोग से मिट्टी के गठन एवं अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या लिखा हुआ है? खाद के प्रयोग से मिट्टी के गठन एवं अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जैसे हम खाद बोते हैं, खाद हम जैसे ही हम बीजों में डालते हैं, उससे क्या होता है कि जो मिट्टी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसमें स्पेस आ जाता है, उसमें जगह बन जाती है मिट्टी के बीच में थोड़ी सी। तो उससे क्या होता है कि पानी के भराव क्षमता जो होती है मिट्टी के अंदर वो बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी ज्यादा पानी अवशोषित कर पाती है। तो इससे मिट्टी के गठन व अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। पोषक प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण भी है। देखिए, खाद और उर्वरक हम इसलिए डाल रहे हैं मेनली कि भूमि जो है उसमें क्या होगा कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से फसल को भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत रहेगी। एक फसल जब हो जाती है तो वो पहले वाली फसल जो होती है वो लगभग भूमि के जो पोषक तत्व जो होती हैं उन्हें ग्रहण कर लेती है, और दूसरी फसल यदि हम तुरंत बोएंगे तो भूमि के अंदर वो पोषक तत्व जो हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पहले वाली फसल के साथ जा चुके हैं। तो दूसरी फसल के लिए हम क्या काम करेंगे? या तो ये तरीका है कि उसे हम खाद और उर्वरक के माध्यम से वो पोषक तत्व बाहर से उपलब्ध करवा दें, या अन्य तरीका ये है कि एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल बोने से पहले उसके बीच में कुछ हम समय रखें, या खेत को उस समय खाली रखें। खेत को खाली रखने से वो जो पोषक तत्व जो है मिट्टी के अंदर वो फिर से प्रकृति द्वारा उसमें आ जाते हैं। उसमें यदि पोषक तत्व वापस आ जाएंगे, अब हम थोड़े समय बाद में यदि फसल बोते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फसल चक्रण। तो क्या तरीका हो सकता है? या तो हम खाद उर्वरक का उपयोग करें यदि तुरंत फसल बो रहे हैं तो, या फिर हम क्या काम कर सकते हैं कि खाद उर्वरक अगर नहीं है तो उसका अन्य तरीका हो सकता है हमारे लिए फसल चक्रण। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
खाद एवं उर्वरक में मैं आपको मेनली अंतर जो है वो बता चुका हूं, और अब हम सारणी के माध्यम से भी इन अंतरों को समझने की कोशिश करते हैं। उर्वरक और खाद। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। पता ही होगा आप सब लोगों की, पोटास वगैरह, यूरिया वगैरह जो है वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जबकि खाद जो है वो घरों या खेतों में भी बनाई जा सकती है, कि जो नॉर्मल जो गोबर या फूलों की पत्तियां जो होती हैं उनको हम जाकर के खेत में यदि संग्रहित कर देते हैं तो उससे भी खाद घरों में भी या खेतों में बनाई जा सकती है। लेकिन उर्वरक जो है वो हमेशा किसमें, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अगला, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। क्या बोला इसमें? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस होता है नमी। ह्यूमस क्या होता है? नमी। तो नमी जो होती है वो उर्वरक से प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से नमी प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता होती है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए, उर्वरक जो है उसमें एक समय के लिए जो पोषक तत्व जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं खाद की अपेक्षा हमेशा ही, लेकिन फिर भी हमें खाद का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यदि उर्वरक की अधिकता बहुत ज्यादा रहती है तो उससे क्या होता है कि भूमि कई बार बंजर भी हो सकती है, तो इस बात से हमें बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि एक समय के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, तो एक समय के अंदर उर्वरक में हमेशा जो पोषक तत्व जो होंगे वो खाद की अपेक्षा ज्यादा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंचाई। तो सिंचाई जो होती है, तो अपने जो वो हमने बुआई कर ली है, बुआई करने के बाद में जो हमारे को क्या होगा, अगला काम होगा कि उसको हमारे को पानी देना है। तो पानी देने की जो प्रक्रिया जो होती है उसी को हम बोलते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के दो तरीके होते हैं, ये तो पारंपरिक तरीके पहले जो हमें उपयोग में लेते थे, और एक है आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीके जो हैं वो हैं मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट। इसमें लगभग क्या होता था कि कुएं से बाल्टी को जोड़ा जाता था रस्से की सहायता से, तो उससे क्या होता था कि लगातार उसको खींचा जाता था बाल्टी को, किसी भी मतलब कोई उसमें तरीका लगा, जैसे उसमें कोई हैंडल लगा दिया, या जैसे ये आपके रहट या उत्तोलक तंत्र जो है इसमें बाहर जो है बैल को घुमाया जाता था, जिससे वो बाल्टी जो है वो उससे बाहर आती थी कुएं से। तो इस प्रकार के उपयोग में लिए जाते थे, उसको हम बोलते थे पारंपरिक तरीके। और एक है आधुनिक तरीके जिसमें छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? छिड़काव तंत्र के अंदर जो हमारे खेत जो है उसके अंदर एक पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है, और उन पाइपों के बीच के अंदर फुहारे रखे जाते हैं, और फुहारों के माध्यम से पानी जो होता है वो एक वर्षा की तरह पौधों के ऊपर गिरता है, तो उसे हम बोलते हैं छिड़काव तंत्र। और एक होता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है? ड्रिप तंत्र के अंदर भी एक पाइपों का एक जाल होता है, लेकिन इसमें फुहारों की तरह पानी ऊपर से नहीं गिरता ऐसे। इसमें क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें जो होती हैं उनके अंदर पानी जो है बूंद बूंद करके उसमें डाला जाता है पाइपों के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र के अंदर बूंद बूंद करके जड़ों के अंदर पानी जाएगा, और छिड़काव तंत्र जो होगा इसके अंदर फुहारों के माध्यम से खेत में पानी जाता है। ये तरीके हैं आधुनिक तरीके। आगे बढ़ते हैं। अगला है खरपतवार से सुरक्षा। सबसे पहली बात तो ये कि खरपतवार होती क्या है? तो खरपतवार होती है कि हम देखा होगा कि हमारे खेत के अंदर जो मुख्य फसल जो है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य पौधे भी उगाते हैं हमारे खेत के अंदर। जैसे कई जगह आक वगैरह आपने देखे होंगे, या कहीं कटीले जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो उगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार जो होता है वो हमारी मुख्य जो हमारी फसल जो है, जो हमने फसल बोई है उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी खाद वगैरह डाली है या जो हमने पानी दिया है, तो ये खरपतवार या ये अन्य पौधे क्या काम करेंगे, ये हमारी मुख्य फसल के लिए जो हमने खाद या उर्वरक जो डाले हैं उनको सोखने का कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे को खरपतवार को हटाना पड़ता है। तो खरपतवार क्या है ये आपको समझ में आ गया कि हमारे जो भी छोटे पौधे वगैरह जो अन्य पौधे उग जाएंगे मुख्य फसल के अलावा, उसको हम बोलेंगे खरपतवार। और खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? निराई। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है निराई। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है, और इसमें से एक आपको रसायन दे भी रखा है 2,4-D। कौन सा रसायन हो सकता है? 2,4-D। आगे चलते हैं। जब हमारी खरपतवार से हमने सुरक्षा कर ली और हमारी फसल अब आगे बढ़िया हो जाएगी, सिंचाई वगैरह सब कुछ हो चुका है, अगला चरण आ जाता है लास्ट के अंदर, जब फसल पक करके तैयार हो जाएगी
तब फसल की कटाई की जाती है। और कटाई जो है सामान्यतः जो है वो दरांती या इसको देसी भाषा में हम बोलते हैं दांती द्वारा हम फसल की कटाई करते हैं। और इसके कुछ आजकल उपकरण भी आने लगे हैं। कौन कौन से हैं? हार्वेस्टर, थ्रेसिंग, कंबाइन। हार्वेस्टर करता है फसल को काटने का काम, फसल को ऊपर से सिर्फ काटने का काम करता है हार्वेस्टर। थ्रेसिंग क्या होता है कि जो हमने फसल जो काट ली है, फसल काटने के बाद के अंदर जो हमारी, जैसे हमने बाजरा, मान लो बाजरे की फसल है, तो बाजरे की फसल के अंदर पहले तो फसल को जो काटा है वो तो काटा है हमने हार्वेस्टर द्वारा। उसके बाद में उसके जो बाजरे के दाने जो होंगे जो उस फसल से अलग किए जाएंगे वो काम किया जाता है थ्रेसिंग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? थ्रेसिंग द्वारा। तो फसल को काटना हार्वेस्टर द्वारा और काटे हुए फसल से दानों को अलग करना थ्रेसिंग द्वारा। कंबाइन होता है, एक मशीन होती है कंबाइन आजकल, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों एक साथ मिक्स होते हैं। मतलब हार्वेस्टर तो उसमें कटाई कर देगा उसी मशीन के अंदर, और उसी मशीन में बाद में उस फसल से दानों को अलग कर लिया जाएगा। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का मिश्रित रूप जो है उसको हम बोलते हैं कंबाइन। अगला है भंडारण। जब हमने फसल काट ली है पूरी तरह, फसल के दाने हमने बोरे के अंदर सब कुछ में भर लिए हैं, जूट के लगभग बोरे होते हैं हमारे ज्यादातर, तो उसके बाद में उसका हम भंडारण करते हैं। तो फसल को नमी के कारण खराब हो सकती है, अतः इसे धूप में सुखाकर जूट की बोरियों में रखा जाता है। फसल जो होती है उसके जो दाने जो हैं उसमें थोड़ी बहुत यदि नमी रह जाती है और इसको यदि हम सीधा भर देंगे बोरों के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है कि वो नमी, हमारी जो बीज जो है हमारे जो हमने तैयार किए हैं, जो दाने निकाले हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करें, पहले हम धूप में सुखाएंगे और उसके बाद में उसको बोरियों में भरा जाता है। अधिकांशतः इसमें नीम की पत्तियां या कुछ कीटनाशक भी मिलाए जाते हैं ताकि फसल लंबे समय तक खराब ना हो। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है। साइलो का मतलब होता है कि जैसे लगभग अधिकतर शहरों के अंदर होते हैं, बड़े बड़े से टैंक से रहते हैं, उनके अंदर जो है हमारे जो फसल जो हमने तैयार की है या जो हमने बीज निकाले हैं, इन बीजों का वहां भंडारण किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइलो। और भंडार गृह जो है होते हैं वेयर हाउस, तो इनमें भी बीजों का भंडारण किया जाता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, कि पहले हमने देखा फसल क्या है, फिर हमने देखा कि उसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, और लास्ट में इसका प्रबंधन, जो हमने भंडारण देखा है वो हमने देखा प्रबंधन इसका किस प्रकार से किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलो ठीक है, हम अब अगली क्लास में मिलते हैं हम चैप्टर 2 के अंदर। थैंक यू बच्चों।